नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। राहुल गांधी का धांसू प्लान सामने आया है दिल्ली की, खास तौर पर जब हम चुनावों की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि एक बार ये प्लान सामने आया कि राहुल गांधी लगातार आपको रोड शोज और राहुल गांधी आपको सभाएं करते हुए नजर आएंगे, और फिर अचानक से राहुल गांधी गायब हो गए। लेकिन पता चला कि उनकी तबीयत नासाज थी और इसीलिए जो उनके इस हफ्ते के प्लान से वो तमाम कैंसिल हो गए। लेकिन आज राहुल गांधी फिर से दिल्ली के इस चुनावी मैदान में एंट्री करने जा रहे हैं। सदर से वो आज चुनावी सभा करेंगे। 5:30-6 बजे के आसपास उनकी ये सभा होगी और उसके बाद लगातार उनकी सभाएं हैं। आज भी है, कल भी है और परसों भी है। बताया ये भी गया है कांग्रेस की तरफ से कि रोड शोज होने जा रहे हैं राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के रोड शोज होंगे, सभाएं होंगी मल्लिकार्जुन खड़गे की, और 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिसको बहुत क्लोजली टारगेट कर रही है कांग्रेस, क्योंकि उसको ये पता है यहां पर दलित और मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में हैं और फिलहाल यही उसकी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसी है, यानी कि दलित और मुस्लिम वोटर। यही वजह है कि शुरुआत सीलमपुर से की गई है और फिर उसके बाद सदर को चुना गया है जहां पर बड़ी तादाद में दलित हैं, और इसी तरह से मुस्तफाबाद में फिर वो रैली करेंगे जहां पर बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और उसके अलावा दलित हैं। तो लगातार जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, जय भीम, जय बापू, जय संविधान के बैनर तले जो लगातार रैलियां और सभाएं कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से की जा रही है, उसका फायदा भी उसको होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी लगातार साइलेंट कैंपेन दिल्ली में कर ही रहे थे। तमाम तरह के लोगों से उनकी मुलाकात वो कर रहे थे, छात्रों से कर रहे थे, बढ़ई जो है उनसे की, मजदूरों से की, कुलियों से की, वो सब तो वो कर ही रहे थे लगातार संवाद। एम्स में भी जाकर उन्होंने के बाहर जो लोग परिजन जो दूर दराज इलाकों से आते हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। एक नया सर्वे आया है जो ये बताता है कि किस तरह से जो राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार संविधान, जातिगत जनगणना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो लगातार मुखर है, विचारों की जो लड़ाई वो लड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं जो दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया था वो कांग्रेस की तरफ पूरी तरीके से लौटता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 16.8% दलित हैं यहाँ पर। एससी रिजर्व सीटें जो हैं वो 12 हैं और हर तीसरी सीट पर दलितों का अच्छा खासा प्रभाव है, यानी कि हार और जीत का फैसला वो करते हुए नजर आएंगे। जो भी ताजा सर्वे किया गया है उसमें जब दलितों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 82% उनके लिए मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। जब उनसे पूछा गया कि कौन सी पार्टी उनकी पहली पसंद है तो 38% लोगों ने, यानी दलितों ने, दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस को बताया, 33% लोगों ने बीजेपी और 18% लोगों ने आप को चुना, यानी कि आप इसमें बहुत पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है। वहीं जब चेहरों की बात की गई तो चेहरा अभी भी उन्होंने बताया 38% मोदी, 33% राहुल गांधी और 18% केजरीवाल को पसंद करते हैं लोग। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर जब उनसे पूछा गया दिल्ली के तो उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया, 50% से ज्यादा लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया। और वहीं इंडिया गठबंधन उनकी पहली पसंद है, ना कि एनडीए। तो ये बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सोशल इंजीनियरिंग जिसे वो कहती है उसको करने में वो कहीं ना कहीं 2014 और 19 में कामयाब रही थी। दलित वोटर जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का माना जाता था वो, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती और दूसरी पार्टियों का माना जाता था, वो कहीं ना कहीं खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पास गया। लेकिन 400 की पार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 240 पर सिमट गई, और ये वही लोकतंत्र, संविधान को बचाने का मुद्दा था। और भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये उसकी सबसे दुखती रग है। यही वजह है कि चाहे अमित शाह का दिया गया बयान हो या फिर आरएसएस की तरफ से अलग अलग मौकों से दिए गए बयान हो, वो उनकी गले की फांस बनता हुआ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से वो चुनाव लड़ती है, साम दाम दंड भेद सब कुछ उसने इस्तेमाल किया हुआ है। ये बताया जा रहा है कि 26 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर रैलियां
सकी वो उस तरह से देखें तो मैदान में अभी नहीं उतरे हैं जिस तरह से वो रैलियां करते हुए चुनाव में नजर आते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत आज इस कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया है। आप इससे समझिए कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को और जो उनकी मीडिया मंडली है जो उनके कदमों में रहती है उनको ये लग रहा था कि दिल्ली चुनाव से एन पहले ट्रंप की का शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें माय फ्रेंड ट्रंप कहकर जो बुलाते हैं नरेंद्र मोदी उनको बुलाया जाएगा, उनको वहां पर बहुत इज्जत बख्शी जाएगी और उसके बाद उनकी वाहवाही होगी। एक बार फिर से ये बताया जाएगा कि देखिए ये हैं विश्व गुरु कि अमेरिका भी उनके आगे सर झुकाए हुए है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो हो ना सका, बल्कि इज्जत और दूर की बात बेइज्जती ही हाथ लगी। तो दिल्ली चुनाव से पहले ये मौका भी नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल गया। लेकिन 5 तारीख को आप सोचिए कि कुंभ चल रहा है और नरेंद्र मोदी ने कौन सी डेट को चुना है संगम में डुबकी लगाने के लिए, वो है 5 फरवरी। जिस दिन दिल्ली में वोटिंग होगी उस दिन कुछ ना कुछ तो उनको करना ही है। यह आपने तमाम चुनावों में देखा होगा ताकि वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। और चुनाव आयोग तो आपको पता है, चुनाव आयुक्त हमारे राजीव कुमार सिर्फ शेरो शायरी में ही मशगूल रहते हैं और वो शेरो शायरी भी ट्रक के पीछे जो लिखी होती है शायद उससे भी दोयम दर्जे की होती है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी 5 तारीख को संगम में डुबकी लगाएंगे ताकि अपना जो उनका एक वोट बैंक है उसको अपनी तरफ रिझा सके और वहां से एक मैसेज दे सकें। तो इससे आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जिसका 26 साल का सूखा है दिल्ली में, जो तमाम तरह की कोशिशें कर रही है, गाली गलौज से लेकर हमले से लेकर केजरीवाल के काफिले पर ये उन्होंने इल्जाम लगाया है, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हताशा और निराशा तो यहां तक पहुंच गई है कि अब वो जिस केजरीवाल को सेंटर में रखकर ये कहते थे कि फ्री बीज और फ्री की चीजों को बांट रहे हैं, उन्हीं केजरीवाल के जरिए चलाई गई जो तमाम योजनाएं हैं वो अब बीजेपी को ये कहना पड़ा है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो उन सबको इसी तरीके से बरकरार रखा जाएगा। अब जो भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो ये कहते थे कि हमें फ्री बीज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मोदी चाहिए, अब उनकी समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि हर कुछ दिन के बाद मोदी जी इसी तरह से अपने भक्तों को फंसा देते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस इस बार बहुत मजबूती से दिल्ली में लड़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर वो एक टारगेट सीट जो उसने बनाई हुई है अपनी, उस पर वो कंसंट्रेट कर रही है। यही वजह है कि उसने अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, चाहे संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो, और उनको प्रचार करने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनका प्रचार करने के लिए खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली है। जब सीलमपुर में राहुल गांधी की रैली हुई थी तो बड़ी तादाद में वहां पर लोग जुटे थे और उसके बाद जब मैं उस एरिया को कवर करने के लिए गई थी तब अच्छा खासा प्रभाव राहुल गांधी के वहां किए गए भाषण और उनकी मौजूदगी के बाद देखने के लिए मिला था। तो जो टारगेट राहुल गांधी कर रहे हैं जिन सीटों पर, वो एससी और मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? 4.23% का उसका प्रदर्शन रहा था, वोट रहा था उसका पिछली बार, जो कि बेहद निराशाजनक है एक ऐसी पार्टी के लिए जिसने 15 साल राज किया हो। तो क्या इससे वो आगे बढ़ पाएगी? क्या जो उसका सूखा है, जो जीरो पर वो सिमटी हुई है, क्या वो कुछ सीटें 5, 10, 15 लेकर आ पाएगी? और अगर लाती है तो फिर नुकसान किसका होगा? अगर हंग असेंबली की तरफ क्या दिल्ली बढ़ रहा है? और अगर ऐसा होता है तो क्या किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस को हम देखेंगे? क्योंकि ये अभी भी दावा किया जा रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो अरविंद केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी ही होने जा रही है। अभी भी उसको एच है, जिस तरह के काम उसने किए हैं और उससे लोग खुश हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी बड़े पैमाने पर है, इसीलिए मतदाता बटा हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि हर रोज सुबह उठकर अरविंद केजरीवाल को कोई ना कोई नई तरह की घोषणाएं करनी पड़ती हैं और आज उन्होंने मिडिल क्लास को टारगेट किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि मुद्दा विहीन चुनाव हो जाए, यानी कि मुद्दों पे किसी भी तरह से बात ना हो, क्योंकि मुद्दों की बात होगी तो दिल्ली में उन सातों के सातों सीट पर उनके सांसद हैं, केंद्र में पिछले 10.5 साल से उनकी सरकार है, एलजी बिल्कुल आपको पता ही है कि किस तरह से काम करते हैं और किसके निर्देश पे काम करते हैं, तो सवाल तो उनसे भी उसी तरह से पूछे जाएंगे। इसीलिए पर्सनल आक्षेप लगाकर इस पूरे चुनाव को वो पूरे अलग तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है और अब इस चुनाव में राम, रावण और राक्षस इन सब की भी एंट्री हो गई है।
तो दिल्ली का चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है और राहुल गांधी के मजबूती से उतरने पर, प्रियंका गांधी के मैदान में आने पर और इस प्लान से आखिर कितना बदलेगा दिल्ली का चुनाव, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं, आप उनको सुनना पसंद करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जाना माना चेहरा पीयूष पंत जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुरुआत डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आपसे मैं करना चाहूंगी। दिल्ली की इस जंग को किधर जाता हुआ आप देख रहे हैं? बीजेपी की जहां कोशिश है कि इसको मुद्दा विहीन बनाया जाए और मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जाए, हालांकि दिल्ली में उनके पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी को एक तरह से मैदान में उतारा है और उनको ये लगता है कि राहुल और प्रियंका के जरिए 10 से 15-20 सीटें जो वो टारगेट कर रहे हैं, कुछ उनकी झोली में चली जाएंगी, जिससे एक इंटरेस्टिंग त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। और अरविंद केजरीवाल तो जाहिर सी बात है 11 साल से सत्ता में है, त्रिकोणीय मुकाबला है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी उनका एक वोट बैंक है जो इंटैक्ट है। राहुल गांधी की एंट्री से इसको कितना इंटरेस्टिंग होता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है जो एससी वोट है वो राहुल गांधी के चेहरे और उनके जरिए जो लड़ी गई लड़ाई, जो लगातार मजबूती से लड़ रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी कह रही थी कल कि हम जान तक देने के लिए तैयार हैं इसके लिए और मेरे भाई को इसीलिए टारगेट किया जाता है, क्या आपको लग रहा है इसका फायदा दिल्ली में होगा, दिल्ली चुनाव में होगा? क्योंकि लगभग 16.8% मतदाता हैं एससी और 12 तकरीबन ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। दिल्ली का चुनाव निश्चित रूप से अभी किस करवट जाएगा ये कोई कह नहीं सकता। लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कुछ दिनों पहले तकरीबन जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी तब वो बीजेपी की तरफ झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी शराब घोटाले से लेकर के एंटी इनकम्बेंसी और तमाम तरह के ऐसे मसलों पर आम आदमी पार्टी को घेरने में कामयाब हो जाएगी और 2020 के चुनाव के परिणाम में जो तकरीबन 6% के आसपास का गैप था, आम आदमी पार्टी से 6% लगभग कम थी बीजेपी, तो वो गैप भर लेगी। और भी चीजें थी, लेकिन उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया, मेहनत की, रणनीति बनाई, इससे ये लगा कि नहीं, अभी ऐसा कोई साफ तौर पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है जितना हल्ला बीजेपी और उसके समर्थक टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं। ऐसी कोई साफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है, जैसे कुछ घोटाले और इसको लेकर के जो इमेज बनी है, लेकिन वो उनके उन कामों पर अभी भारी नहीं पड़ती दिख रही है और आम आदमी पार्टी अभी भी वापस अपने कामों पर ही चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। यानी दिल्ली चुनाव तो वो चुनाव है ना जहां एजेंडा सेट होती है विपक्षी दलों के लिहाज से, खासकर मतलब बीजेपी यहाँ एजेंडा सेट नहीं कर पाती। हमें याद है कि पिछले चुनाव में शाहीन बाग को करंट मारने से लेकर के क्या क्या बोला गया था। वो शाहीन बाग के लोग आपके घरों में घुस जाएंगे और बहन बेटियों से ये करेंगे वो करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली चुनाव वो है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को गली गली में पर्चे बांटने पड़े थे, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दिख रहा था उस समय कि बीजेपी की लहर है, लेकिन बीजेपी एकदम सुपड़ा साफ हो गया। इस बार लेकिन वैसा मामला नहीं है। इस बार वैसा आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी माहौल नहीं है, ये बात तो बिल्कुल साफ है फिलहाल। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एज अभी भी आम आदमी पार्टी के पास है। उसका काम लोगों को महसूस होता है, दिखता है, और भले ही आप उसको रेवड़ी कहें या फ्री बीज कहें, आप बाकी राज्यों में देते हैं और यहां उसको रेवड़ी कहते हैं, ये लोग इसको मानते नहीं। एक तो ये बात है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस, अब देखिए, बड़े अलायंस, इंडिया अलायंस बना था बाहर लोकसभा के लिहाज से, लेकिन राज्यों में वो कामयाब नहीं हो पाया। हरियाणा में दावेदारी थी आम आदमी पार्टी की और जहां तक आखिरी वक्त में था, राहुल गांधी और सेंट्रल लीडरशिप शायद ये चाहती थी कि भाई रीजनल पार्टियां जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा शेयर देकर के हम एक यूनिटी बनाए रखें, लेकिन लोकल लीडरशिप जो वहां की है उसके सामने इनकी भी नहीं चली। राहुल गांधी मीटिंग से निकल आए नाराज होकर के जब हुड्डा की मीटिंग चल रही थी, और वो बार बार कह रहे थे कि नहीं हम सीट नहीं देंगे। तो वहां आम आदमी पार्टी अकेले लड़ी और फिर उसके बाद उसको कहीं कुछ नहीं मिला, तो यहां भी वो अकेले हो गए। सब गठबंधन अलग हो चुका है। अब इस गठबंधन में जब एक राष्ट्रीय पार्टी है, 100 लगभग सांसद हैं,
कांग्रेस पार्टी के पास, और उसके पास एक इस समय मेहनत करता हुआ एक नेतृत्व दिख रहा है, चाहे खड़गे साहब का अध्यक्ष के लिहाज से या राहुल गांधी का अपने नैरेटिव के लिहाज से देश में एक इमेज बन रही है कि हाँ भाई, अब राहुल गांधी की इमेज बीजेपी ने जो पैसा देकर के जिस तरह से डैमेज किया था, उसको राहुल गांधी ने अपनी मेहनत से, अपनी वैचारिक स्पष्टता से बहुत हद तक खत्म किया है। इसलिए अब दिल्ली का चुनाव है, 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही है, और वो ऐसी सरकार है जिसको आज भी सामने रख करके कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है, उसने काम किया। तो अब कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से इसमें लगे, लेकिन हमें ये जमीनी हकीकत ये भी है कि संगठन एक बहुत बड़ी चीज होता है। अगर संगठन कमजोर होता है तो नेतृत्व क्या करता है कि हौसला देता है, नैरेटिव बनाने में आपको हिम्मत देता है। लड़ता जमीन पर संगठन है। संगठन के लिहाज से कहें तो आम आदमी पार्टी को भी मुश्किल होनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी सबसे मजबूत संगठन फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास ही है, बीजेपी के पास है। कांग्रेस यहां मात खा रही है। इस चीज को राहुल गांधी और राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी मौजूदगी से कितना भरेगा, अब इसका इम्तिहान है, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे मजबूत कड़ी क्या है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या लीडरशिप। अब आखिरी सवाल का आपका हिस्सा कि दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज या वोटिंग का जो डेमोग्राफिक डिवीजन है, उसमें दलित वोट एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी 6-6 विधायक यहाँ पे हुआ करते थे, 10% तक वोट मिल जाया करता था। यूं ही नहीं है कि वाल्मीकि मंदिर के आसपास से कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, सब वहां से रैली करते हैं, लेकिन उनका नेतृत्व उस तरह से नहीं मिला है। मतलब इस बात को तो नजरअंदाज नहीं किया सकता। आप बहुत कम लोगों को टिकट सुरक्षित सीटों पर दे दें, लेकिन लीडरशिप, अब जैसे आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ेगा कि आपके शीर्ष के 10 नाम अगर गिन लिए जाएं तो उसमें एक भी दलित नहीं है, एक भी पिछड़ा नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के पास जो पूरी लीडरशिप है दिल्ली लेवल की, उसमें एक भी दलित पिछड़ा नहीं। बीजेपी से तो इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सबसे शातिर देखिएगा बीजेपी निकलेगी वो, लेकिन अभी चेहरा उसके पास नहीं है। वो राष्ट्रपति बना करके, मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके वो धोखा देने में सबसे आगे है बीजेपी। लेकिन फिलहाल इस वोट बैंक पर सीधे कोई दावेदारी करता हुआ दिख नहीं रहा है, नंबर एक, क्योंकि लीडर नहीं है आपके पास, कोई बड़ा दलित लीडर इन लोगों के पास नहीं है। अब एजेंडा होता है कि आप उस तबके को देंगे क्या। अब राहुल गांधी संविधान नैरेटिव बना, सोशल जस्टिस का नैरेटिव बना, जाति जनगणना का, इसका लाभ निश्चित रूप से राहुल गांधी को मिला है। वो आम चुनाव 2024 में भी मिला और दिल्ली में भी इसका लाभ मिल सकता है, ये एक जगह है। और थोड़ा भी जो जागरूक वोटर है ना, वो बीजेपी को समझ रहा है। सबसे बड़ा खतरा वही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, भले आपने किया नहीं किया, माफी नहीं मांगी आज तक अमित शाह ने, और दलित वोटर भूल जाएगा, ये बीजेपी की गलतफहमी है। उसको यूपी तक, बिहार तक उसका एहसास होगा। कंसोलिडेट होकर के वो जीत हार में कितना प्रभावित करेगा, इस पर अभी सबकी नजर रहेगी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री दे करके और छोटी छोटी चीजें ऐसी दे करके उस वोटर को लुभाया है, उसको, उसका वोट बैंक लिया है। अब आखिरी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक हद तक जाकर के वोट बैंक कॉमन हो जाता है। बीजेपी का अपना एक तरीका है। दिलचस्पी यह है कि कांग्रेस क्या बीजेपी वाले वोटर में कितनी सेंध ले पाती है और आम आदमी पार्टी में कितनी सेंध लगा पाती है। क्या कांग्रेस 10-15% वोट शेयर तक चली जाती है, 20% तक चली जाती है, कुछ सीटें वो ले आती है ताकि लड़ाई सम्मानजनक लगे। और ये वोट बैंक किसका कटता है, वो बीजेपी से जाएगा या किससे जाएगा, दिल्ली में यही पेच फंसा हुआ है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी के आने से, नरेंद्र मोदी के आने से वो समीकरण तो बदलेगा, और उस बदलाव में राहुल गांधी की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जी जी, बिल्कुल। क्या आपको पीयूष जी बीजेपी डेस्परेट बहुत नज़र आती है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी जिस तरह से
पहली बार जब दिल्ली में एक तरह से कैंपेन शुरू किया तो आपदा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, प्रधानमंत्री, हालांकि वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं ये तो डिसेंट लगता है। लोकसभा में हमने देखा था किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और अभी लक्ष्मण यादव जी ने याद दिलाया कि शाहीन बाग का नाम लेके पिछली बार कहा था कि बटन ऐसा दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट पहुंचे, और गली गली घूमे थे, पर्चे बांटे थे, लेकिन उसका फायदा भी कुछ हुआ नहीं। दिल्ली की जनता ने 26 साल से उन्हें दिल्ली की सत्ता से दूर रखा है, और ये बात बहुत चुभती होगी भारतीय जनता पार्टी को कि जिस दिल्ली में बैठकर वो 10.5 साल से केंद्र की सत्ता चला रहे हैं, उसी दिल्ली में उनको लगातार नकारा जा रहा है। इस बार परिस्थितियां थोड़ी बेहतर जरूर हैं, लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी एज पर है। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री से, कांग्रेस के मजबूती से लड़ने से कितनी और आप चीजें बदलते हुए देखते हैं, और किसके लिए बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, चीजें कांग्रेस की जहां तक स्थिति है मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक उम्मीद हो रही थी कि शायद कांग्रेस के पक्ष में जो है कुछ स्थितियां बनेंगी, तो क्योंकि कांग्रेस का कैंपेन उतना जो है कि इंटेंसिफाइड रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी आते हैं, एक दो मीटिंग करते हैं, अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन बाकी जो नेता हैं उनके या जो जो मास लेवल पे जो कांटेक्ट है वो उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से जो है कि आम आदमी पार्टी कर रही है। ये सही बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कुछ स्टेक पे है, उनकी अपनी सरकार स्टेक पे है, केजरीवाल की वापसी स्टेक पे है। केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि त्यागपत्र देते समय कि मैं अगर जनता मुझे सोचेगी कि मैं मुख्यमंत्री लायक हूं, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, तो वो मुझे चुन के भेजेगी। तो इसलिए भी उनके लिए ये स्टेक पे है। तो वो मेहनत बहुत कर रहे हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनको बदनाम कर रही है, उनको हर तरीके से जो है कि बेईमान प्रूफ करने पे लगी है, और पूरी तरीके से चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। ये उनको पता है सीधे सीधे। इसीलिए आप देखिए चुनाव साफ साफ जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है पूरा का पूरा। बीच में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस शायद ज्यादा अटैक कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और लेकिन बहुत कॉन्क्रीट वे में उस तरह का कुछ नहीं होता है। कुछ ढुलमुल दिख रहा है मुझे। एक डिलेमा में कांग्रेस दिखाई दे रही है, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप की डिफरेंसेस हो जैसे कि हमने दूसरे राज्यों में देखे, या कुछ और कारण हो, या इंडिया गठबंधन को लेके कुछ उनकी मजबूरी हो। लेकिन अभी उतना होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, जबकि एक गुडविल कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, जो कि मैं देख रहा हूं दिल्ली में ग्राउंड लेवल पे। लोग अब कांग्रेस के उस शीला दीक्षित के रिजीम को याद कर रहे हैं, उसको मेंशन कर रहे हैं, जबकि हमने पिछले 2 चुनाव में ये कहीं कांग्रेस का नाम देते हुए लोगों को नहीं सुना था। अगर आप 5 लोग से बात कीजिए तो 2 लोग जो है कांग्रेस के लिए वोट देने की बात कर रहे हैं। ये एक परिवर्तन आया है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं हो रहा है कि जो कहीं न कहीं उसको जो है आम आदमी पार्टी के सामने लाके खड़ा कर दे। और ये मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी जो है कि कूद कांग्रेस कर पाएगी, क्योंकि जो जो अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि वो देखिए, हमें विधानसभा तो विधानसभा का जो डिफरेंसेस है वोट प्रतिशत का, वो देखना चाहिए, न कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी पिछले जो 17 के कंपैरिजन में 10% नीचे गिर गई थी। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही खराब है, बहुत दयनीय है। इस बार जो उनका जो कैंपेनिंग अगर मास लेवल पे हो रहा है तो कुछ संभावना दिखती है, लेकिन हाँ एक उम्मीद है कि जहां अल्पसंख्यक है और दलित है वहां एक उम्मीद बद रही। निश्चित रूप से जो नारा भी कांग्रेस ने दिया है वो कहीं न कहीं जो है उनके लिए प्रभावी हो सकता है। वो मैसेज एक जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से लेके संविधान की बात, और जय भीम, जय भीम, जय अंबेडकर और जय संविधान और जय गांधी, जिस तरह की बातें जो कर रहे हैं, तो जिस चीजों को टारगेट कर रहे हैं उनकी तरफ एक मैसेज दे रहे हैं। जो अभी सर्वेक्षण आया है उसकी बात हो रही है, उसमें ये हो रहा है कि शायद 21% जो है दिखाया गया है कि वो दलित समाज जो है उसका जो है मन है वो कांग्रेस की तरफ है। लेकिन आप देखिए कि अभी भी जो है 40% के लगभग उसी में ये है कि वो बीजेपी के पक्ष पे खड़ा दिखाई दे रहा है। जबकि बीजेपी, आप दिल्ली का अगर मैं कहूँ संदर्भ में बात करूं, तो आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो स्कीम रही है उससे ज्यादा फायदा उनको हुआ है, क्योंकि उनमें एक
बड़ा हिस्सा गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है। तो लेकिन वो बीजेपी के साथ अभी भी ज्यादा जुड़ा हुआ है और उसको उसके पक्ष में जाने की बात कर रहा है। तो ये एक बड़ा, इससे साफ दिखता है कि बीजेपी का जो एक हिंदुत्व का जो नैरेटिव हमेशा चलता रहा है, वो उसके अभी भी जाल में दलित समाज फंसा हुआ है वो, और उसको या तो आम आदमी के पक्ष में जाना चाहिए या कांग्रेस के पक्ष में जाना चाहिए, लेकिन दोनों के प्रति अभी भी उसका झुकाव उस हिसाब से नहीं है जितना कि बीजेपी की तरफ है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब आने वाले जो कुछ दिन बचे हैं उसमें राहुल गांधी और दूसरा नेतृत्व जो है वो कितना कितना इस तबके को अपने पक्ष में ला सकते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना इंटेंसिफाइड रूप से कैंपेनिंग करते हैं, इन मुद्दों को उठाते हैं, उनके जीवन मरण की बात के सवाल को उठाते हैं कि अगर ये हुआ तो ये संविधान नहीं रहा तो कुछ नहीं बचेगा, और उनके अधिकारों पर लगातार जिस तरह से जो है कुठाराघात हो रहा है वो और बढ़ता चला जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। अभी देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक अभी कल की बात है मीटिंग करी जो थी दिल्ली स्टेट के स्तर पे, और काफी उन्होंने वहां पे जो है कि डांट आई है वहां के नेतृत्व को, और कहा है कि हम तो हमारा जो दूसरी जगह से अनेक राज्यों से जो नेतृत्व आया हुआ है, आप किसी की मीटिंग नहीं लगवा रहे हैं, आप कोई बड़े और दूसरे बड़े नेताओं की सभाएं क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, और ये होना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था। भाई कर्नाटक से भी आए हैं, तेलंगाना से भी आए हैं, वो ये सब लोग एक सफल उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो आप रेड्डी साहब हो, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, और उनसे आपने ये तो करवा दिया पीसी करके कि जो पर्टिकुलर स्कीम जिस राज्य में इंट्रोड्यूस की गई है उसको यहाँ पे भी आप वो गारंटी बता रहे हैं, लेकिन उनसे कैंपेनिंग नहीं करवा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का आला कमान भी इसको महसूस कर रहा है इस कमी को। तो जितनी जल्दी अगर हो सके, अगले कुछ दिन ही बचे हैं उसमें, और देखिए चुनाव पलटता भी है आखिरी कुछ दिनों में, एक हफ्ते में लगभग आप मान के चलिए। तो ये एक गोल्डन पीरियड मैं मानूंगा, ये जो कुछ दिन बचे हैं इसमें अगर कांग्रेस वाकई कुछ करना चाहती है, लेकिन जिस तरह से अजय माकन ने मीटिंग करी है डांट खाने के बाद, तो मुझे लगता है कांग्रेस का जो स्टेट लीडरशिप है और वो भी अब थोड़ा सा ये इस तरफ आएगी। हालांकि मुझे लगता है देखिए स्टेट लीडरशिप तो फिर भी खिलाफ थी। अगर आप जो है कि देखें कि वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है कि एक कैंपेन, तगड़ा कैंपेन किया जाए और उनके खिलाफ लड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी नेतृत्व उपापोह में था, इंडिया गठबंधन के धर्म के चलते वहां कहीं ना कोई दबाव आ रहे थे। तो ये स्थिति हमने हरियाणा में भी देखी, हमने महाराष्ट्र में भी देखी। अगर कांग्रेस इससे जल्दी नहीं उबर पाई, और अगर उनको लड़ना तो खुल के आप लड़िए, और लड़ना चाहिए क्योंकि आपको अपना वजूद बचाना है, आपको जो है कि अपना मत प्रतिशत बढ़ाना है, और वो आम आदमी पार्टी के सामने बहुत कठिन काम मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो उनकी स्कीम्स है वही देखिए वही एक गेम चेंजर है पूरी तरीके से। क्योंकि जितने भी लोग से आप बात करिए तो वो चाहते हैं हाँ परिवर्तन होना चाहिए, है गड़बड़िया है, काम कुछ नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं उनको दूर करने में आम आदमी पार्टी सक्षम है, और वो दे रही है जो भी स्कीम उनकी चल रही है। तो नानुकुर करते हुए भी लोग स्कीम्स के प्रति उनका एक जो है लगाव है, क्योंकि वो उनके माली हालात से उनका जो संघर्ष है उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। महिलाओं के जो बस की राइट्स है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है आम आदमी पार्टी के। लेकिन आम आदमी पार्टी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए देखिए आज अरविंद केजरीवाल को धीरे धीरे वो दूसरे तबकों को भी एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ताकि जो भी वोट है वो छिटक के न जाए, उनके पक्ष में आए। अब क्योंकि बीजेपी की तरफ मिडिल क्लास जा सकता है, जो इनकी एक छवि से जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह की वैकल्पिक राजनीति को करने की बात लेके आए थे, जो पढ़ा लिखा तबका था, जो सोचता था, जो इनके पक्ष में था, थोड़ा वो छिटक रहा है अब इस बार, ऐसा लग रहा है। तो मिडिल क्लास की बात आज इन्होंने शुरू कर, क्योंकि मिडिल क्लास को देने के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने सीधे केंद्र पे वो दायित्व डाल दिया कि केंद्र सरकार को बजट में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये चिंता एक भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास है, ताकि उनके वोटों को अपने से छटकने से बचाया जा सके, या उन लोगों का वोट अपने तरफ लाया जा सके। तो जहां पे जो नुकसान होगा, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों का, दलित वोटों का, और बीजेपी के पक्ष में जाते हुए मध्य वर्ग के लोगों का, वो जो है उसको रोका जा सके। तो अरविंद केजरीवाल हर कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के तहत ही वो ऐसा कर रहे हैं, इसमें वो माहिर भी है। तो वो लगातार इस तरह से चीजों को एड्रेस कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है सीनियर को भी वो लुभा रहे हैं, न सिर्फ जो है कि 300 की यात्रा इस बार उन्होंने पेंशन
का भी ऑफर है। अब आज भी वही बात कर रहे थे, जो जिनको जानते हैं आप उनको जानिए, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि फ्रीबीज बोलते हैं, रेवड़ी बोलते हैं, उन बच्चों से उनके माँ बाप से पूछिए जिन्होंने जीवन यापन किस तरह से किया है, क्या मुश्किलों से। तो एक भावनात्मक रूप से जैसे भाजपा और मोदी जी करते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने, मेरा कहने का मतलब है, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं और ये गैप बहुत बड़ा है। क्या कांग्रेस भर पाएगी? उसके लिए मुझे लगता है प्रैग्मेटिक यही है कि जैसा आपने भी कहा अपने नैरेटिव में कि जो स्ट्रांग होल्ड है उसके, जहां पे अल्पसंख्यक, दलित समुदाय, ये लोग जो अधिसंख्यक है, उन 8, 10, 12 सीटों पे कंसंट्रेट अगर करे वो, तो मुझे लगता है कोई एक प्रभावी तरीके से कांग्रेस इस चुनाव में आ सकती है। जी विश्व। बिल्कुल, और यही उनकी प्लानिंग भी नजर आ रही है। यही वजह है कि जो सीटें भी चुनी गई हैं, सीलमपुर से शुरुआत की गई है, आज सदर में कैंपेन करेंगे राहुल गांधी, उसके अलावा कल मुस्तफाबाद जाएंगे। तो जो एससी और मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर या फिर उन दोनों ही तबकों का प्रभाव है, उसको कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। जहां उसको लगता है कि जो उसकी खोए हुए जो वोटर हैं, कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी से भी खुश नहीं है, तो वो उधर जाना चाहते हैं। क्योंकि ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो मुस्लिम मतदाता है, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन तलाश रहा है और वो ऑप्शन के तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देखता है। लेकिन क्या लक्ष्मण यादव जी, आपको बीजेपी डेस्परेट, नरेंद्र मोदी डेस्परेट नजर आ रहे हैं? एक कोशिश लगातार उन्होंने की कि कहीं ना कहीं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में उनको बुला लिया जाए, और अगर बुला लिया जाए तो फिर ये दिखाया जाएगा कि देखिए कैसे अमेरिका भी मोदी जी के सामने झुक रहा है, और उससे कहीं ना कहीं आने वाला इलेक्शन, यानी कि दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, उसमें उसका फायदा लिया जाए। बहुत सारे अपने मीडिया के गुर्गों को भेजा भी गया, उन्होंने नाकाम कोशिश की, लेकिन इज्जत की जगह बेइज्जती हाथ लगी। तो अब एक और हथकंडा अपनाया जा रहा है कि 5 तारीख को संगम में डुबकी लगाएंगे, यानी कि वही 5 तारीख, 5 फरवरी, जिस दिन दिल्ली में वोटिंग होगी। तो क्या ये डेस्परेशन नहीं दिखाता है, और क्या ये भी नहीं बताता है कि मोदी जी का जो मैजिक है, जो चेहरा है, चाहे विश्व गुरु की छवि हो, या इतने दिन में जिस तरह से एक मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी छवि बनाई, वो भी धराशायी हो रही है, और वो लोकसभा चुनाव से जो शुरुआत हुई है, वो लगातार हमें देखने के लिए मिल रही है। अब देखिए, मोदी जी डेस्परेट हैं या नहीं, ये सवाल ही नहीं बनता है। तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बन जाए और दिल्ली में बीजेपी को न जिता पाए, ये वाक्य उस वाक्य के बाद दोबारा उन्हें परेशान करेगा, क्योंकि पहला वाला वाक्य तो ये है कि 2024 में अयोध्या हार गए। तो ये इसी तरह की एक चीज है कि आप सब कुछ रहते हुए भी जब इतनी बड़ी कामयाबी न दिला पाए, जैसे उनकी कोशिश रहती है कि बिहार में नीतीश जी को अब किनारे लगा दें और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, और नीतीश कुमार भी ये बात समझ रहे हैं, लेकिन क्या वो समझने की स्थिति में हैं या अपनी पार्टी को बचाने की स्थिति में हैं, ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम और आप जब बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि नीतीश कुमार ने मणिपुर की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार चल रही थी, उससे नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया है। अब क्या हुआ मणिपुर में नया, ऐसा क्यों हो रहा है? अब मणिपुर से बिहार तक पहुंचने में नीतीश जी कितना समय लेंगे? वहां समर्थन वापस ले सकते हैं तो बिहार में ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? बहुत सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं। लेकिन बीजेपी का डेस्परेशन या नरेंद्र मोदी का, ये तो क्लियर है ना कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका बस चलता तो ट्रंप बुलाए या ना बुलाए, वो कह देते कि दोस्त के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, वो जा सकते थे। लेकिन वो तो चलिए एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, इसलिए वो ऐसे आप नहीं कर सकते। नहीं तो प्रचार तो कर चुके थे, हालांकि जिस बार प्रचार करने गए थे उस बार ट्रंप हार गए थे, फिर दोबारा ट्रंप ने ही प्रचार करने नहीं बुलाया, तो अब शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाया, वो एक अलग सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं कि दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री हो, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तीसरी बार 14 में लहर तूफान जाने क्या क्या था, और 15 में यही बीजेपी पहली बार हारी थी दिल्ली में, फिर 19 में जीती बीजेपी, पिछली बार से ज्यादा सीटें ले आई बीजेपी, फिर 20 में बीजेपी हार गई, बुरी तरह से हारी। अब फिर 24 में बीजेपी घट गई है, वो 240 पे आ गई, अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला, नीतीश नायडू का साथ है। तो लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस बार जैसे हरियाणा जीत गए, जैसे महाराष्ट्र जीत गए, भाई हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत
सामान्य जीत तो है नहीं, ये बात तो सब लोग समझते हैं। और अगर चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो चुनाव आयोग उस पर एक और अच्छा शायरी, एक अच्छा शेर आपके सामने रख देगा। लेकिन ये दोनों चुनाव परिणाम जैसे हैं, वो आज भी लोगों को समझ में ही नहीं आते हैं कि हो क्या रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश जैसा दृश्य भी नहीं दिखा उपचुनाव में कि बंदूक तान दो, वोटर लिस्ट से नाम उड़ा दो, सब कुछ कर दो। ये उत्तर प्रदेश में तो दिखा, चलो उपचुनाव में कैसे उपचुनाव होता है ये उत्तर प्रदेश ने दिखाया। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में जो हुआ, चलो कांग्रेस की गलती मान लो, आप बहुत सारी चीजें चूक गए, कांग्रेस की इंटरनल लीडरशिप थी, क्लैशेस था, ये था, इतना तो किसी ने सोचा नहीं था, खुद बीजेपी वालों ने नहीं सोचा था। इसलिए इन दोनों राज्यों से जो आत्मविश्वास मिला है बीजेपी को, वो 2024 के पूर्ण बहुमत न पाने की निराशा को भरने की स्थिति में जाएगा। और बीजेपी अब हमेशा हर एक मोड़ पर कोशिश करेगी कि दिल्ली जीत जाए, दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाए। और दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या क्या नहीं हो चुका है। एक व्यक्ति कितने लोगों का नाम कटवा सकता है, नियम कुछ और है। और एक व्यक्ति ने कितने लोगों का नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दे रखा है, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। थोक के भाव चुनाव वहां पर वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। पार्टी, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, सबूत दिया, रिजल्ट क्या मिला, क्या वो अभी ये पता चला? क्योंकि ये तो अभी क्लियर नहीं है ये क्यों नाम काटे जी। जा रहे थे, पैसा बांटा जा रहा था, प्रवेश वर्मा कहां कहां से लेकर के क्या क्या कर रहे थे, आपदा आ गई है और तमाम चीजें। मतलब आपको डेस्परेशन दिख रहा है। और अभी आने वाले दिनों में ये डेस्परेशन और ज्यादा दिखेगा, और ज्यादा दिखेगा। प्रवेश वर्मा अपने एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं और यूपी में चुनाव होता है, बिहार में चुनाव होता है, गुजरात की, दक्षिण की गाड़ियां घूमती हैं। वो क्या है? तो बीजेपी तो क्या क्या नहीं करती चुनाव जीतने के लिए, येन केन प्रकारेण चुनाव जीता जाए, इसलिए बीजेपी का डेस्परेशन साफ दिखता है। अब आखिर में बीजेपी के सामने मुश्किल क्या है? बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि ये वाली बात दिल्ली वाले भी जानते हैं। यहां कह रहे हो 300 यूनिट फ्री देंगे, और जैसे ही नोएडा गाजियाबाद में एंट्री होती है, देश की सबसे महंगी बिजली यूपी में मिल रही है जहां बीजेपी की सरकार है। तो यहां कह रहे हो कि महिलाओं को हम ये देंगे फ्री, ये देंगे फ्री, फिर बिजली में ये छूट, पानी में ये छूट, और ठीक जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां उसकी छूट नहीं है। दिल्ली वालों को ये डर तो समझ में आ रहा है कि चलो एक सरकार ने दिया, इनको अगर देना होता तो वो दिल्ली में ही क्यों देते, वो मध्य प्रदेश में देते, उत्तर प्रदेश में देते, हरियाणा में देते, महाराष्ट्र में देते। कहीं वो ऐसी कोई स्कीम नहीं लागू किए हुए हैं जिसका दावा वो दिल्ली में कर रहे हैं। विश्वसनीयता का संकट है। दूसरा, धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा यहां पर चल नहीं पाएगा। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। नरेंद्र मोदी जी को क्या समझ में आ रहा है आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से कितना बड़ा दिन है? आज हुआ यह है कि योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाए हैं और वो बुला रहे हैं। उसके पहले कार्यक्रम होता है, इवेंट होता है। चलो भाई राजभर जी आप कहां हो, आगे आओ। चलो भाई आशीष पटेल जी आप कहां हो, आगे आओ। सबको बुला रहे हैं, कोई कहीं मत जाना, 27 का चुनाव आने वाला है, हम सबको संतुष्ट करेंगे, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। फिर चलो सब लोग साथ में डुबकी लगाओ। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम साथ में गंगा स्नान कर रहे हैं। तो बीजेपी उसी नैरेटिव का जो जवाब देना चाह रही है, यही काम नरेंद्र मोदी जी 5 फरवरी को करेंगे। और ये आपने बिल्कुल सही कहा। जब और ये पहले भी हो चुका है, जब कहीं वोट पड़ रहा होता है तो उसी समय देश के किसी दूसरे कोने में लाइव टेलीकास्ट करा करके देश भर के सभी चैनलों पर भाषण को सीधा प्रसारित करके, इवेंट का सीधा प्रसारण करके भारतीय जनता पार्टी वोट को प्रभावित करने का काम करती है। यही काम 5 फरवरी को कुंभ में स्नान करके नरेंद्र मोदी जी करना चाहेंगे। प्रचार में भी आएंगे। पहली बार आए तो आपदा कह दिया, और आपने बहुत सही कहा। मैं वही, मंगलसूत्र नहीं कहा, भैंस खोल ले जाएंगे नहीं कहा, ये कपड़ा उतार ले जाएंगे ये सब नहीं कहा। अच्छा शब्द बोला है। अभी बाकी लोग बोल रहे हैं, जैसे रमेश बिधोड़ी बोल रहे हैं, वो उटपटांग बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आखिर में एक बात कहूं, आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है भाजपा से बहुत कुछ सीखा है। अब इसमें क्या है क्या नहीं ये मुझे पता नहीं, इसलिए कंपटीशन बड़ा टाइट है। आप इतनी आसानी से बीजेपी को अगर जीत जाना होता तो बीजेपी अब तक आम आदमी पार्टी को निपटा चुकी होती। मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, मंत्री जेल में, क्या नहीं किया।
लेकिन कुछ तो है जो इन्होंने उनसे सीख लिया है और यही पेश फंस रहा है। इसलिए बीजेपी आखिरी हद तक, मुझे अभी भी इस बात में संदेह है। आपने अभी शायद एनालिस्ट ने कहा या आपने कहा, आखिरी के दिनों में चुनाव बदलने की कोशिश की जाएगी। आखिरी के दिनों में, आखिरी 4 दिनों में कोई ऐसी बात बोल दी जाएगी, कोई ऐसा स्कीम दी जाएगी, कोई भाषण ऐसा कर दिया जाएगा कि चुनाव डाइवर्ट हो जाए, असली मुद्दों पर वोट न पड़े। और झुग्गी झुग्गी घूमना पड़ रहा है, पूरा कैबिनेट, सांसद, मंत्रालय दिल्ली के चुनाव में उतार दिया गया है, पूरा तरह से बीजेपी उतर गई है। इसलिए डेस्परेशन साफ दिख रहा है। मुश्किलें कुछ उनके सामने बहुत ठोस हैं, जिन मुश्किलों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी वह पार्टी है जो चुनाव जीतने के लिए क्या कर देगी, यह बात चुनाव परिणाम के बाद लोगों को समझ में आती है, और समझ में भी आ जाती है तो भी कोई कुछ नहीं कर पाता, शपथ लेते हैं वो, फिर अगले किसी इवेंट के तैयारी में लग जाते हैं। ट्रंप ने नहीं बुलाया और वो सब नहीं हुआ, यह सब अभी लाइव में डिबेट ही नहीं हो रहा है। रुपया की कीमत गिर रही है, कहां बीजेपी फेल हो रही है, डिबेट ही नहीं हो रहा है। अब देखिएगा आखिरी के 1 हफ्ते में डिबेट होगा कि आम आदमी पार्टी को कैसे ध्वस्त कर दिया जाए, कांग्रेस को कैसे मजाक उड़ा दिया जाए। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, दिल्ली का जो चुनाव परिणाम है, अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में थोड़ा सा भी सेंध लगा के अपने पुराने कोर वोटर, जो शीला दीक्षित के समय एक बहुत मजबूत कांग्रेस रही है और बहुत शानदार काम किया है, जो भी उस समय की दिल्ली को देखा, हम लोग तभी दिल्ली आए थे और उस समय की दिल्ली बदल गई थी, लोग याद करते हैं। वहां कांग्रेस अगर खड़ी हो पाई, राहुल गांधी अगर वहां थोड़ा भी ले पाए, तो वो बीजेपी को डैमेज करेगा। और आम आदमी पार्टी अपना कोर भी बचा पाई तो 40 सीटों से ऊपर आम आदमी पार्टी रहेगी फिलहाल। और बीजेपी चाहेगी कि ज्यादा सीटें ले आए, आखिरी में तोड़ें, घटाएं, ये करें वो करें। लेकिन फिलहाल लड़ाई त्रिकोणीय बनती जा रही है, अगर राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूती से खड़ा कर पाए, जिसमें अभी वो नाकाम है। अभी वो 1-2 रैली करते हैं। अच्छा, जैसे कन्हैया कुमार आए और यहाँ चुनाव हार के गए, उन्होंने हारने के बाद यहाँ कोई रैली तक नहीं की, अपने लोगों से मिले तक नहीं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी केवल इलेक्शन में आती है, इससे बात बहुत बनती नहीं है। अभी लड़ाई के लिए भी कुछ स्पेस बचा हुआ है, लेकिन डेस्परेशन क्लियर है। येन केन प्रकार बीजेपी दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। अब इससे आम आदमी पार्टी कितना रोक पाएगी, कांग्रेस कितना रोक पाएगी, ये आने वाले दिनों में देखेंगे। थैंक यू। जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण और बातें आपने कही। एक तरह से बीजेपी की कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कलई इसमें खुल गई है। और आखिरी सवाल संक्षेप में पीयूष जी आपसे मैं जवाब चाहूंगी कि क्या यही बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है, जो अभी लक्ष्मण जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरह बन के लड़ती है। अब बहुत सारी जगहों पर यह भी कहा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है और वो उसी से निकली हुई है, और केजरीवाल जो है बिल्कुल बीजेपी की तरह ही चुनाव लड़ते हैं। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है बीजेपी की, क्योंकि अब तक सामने कांग्रेस और उनके लड़ने का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स या लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन केजरीवाल का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है, और केजरीवाल को ये पता है कि सिर्फ 2 राज्यों में उनकी सरकार है, और अगर उनसे एक राज्य चला गया तो जो जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, तो उनके लिए एक तरह से सियासत का संकट आ जाएगा। तो वो भी पूरा उन्होंने सब कुछ अपना लगा रखा है इस चुनाव में, जो बेहद मुश्किल उनका चुनाव है। जी बुशरा जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि डिस्परेट, आप अगर जो आप सवाल कर रही बीजेपी के लिए, मैं तो कहता हूं ज्यादा डिस्परेट जो है आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी सरकार को बचाना और अपने वजूद को बचा ले जाना, जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू होती है अरविंद केजरीवाल से, खत्म भी होगी तो अरविंद केजरीवाल से। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो या हार जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा और पंजाब तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। और कांग्रेस ये चाहती भी है, कांग्रेस में भी एक, इसीलिए कांग्रेस इस बार थोड़ा सा जो है मजबूती से लड़ रही है दिल्ली में, कि अगर खुदा ना खास्ता वो हरा पाई या उनको एक हंग असेंबली ले आई जिसमें कम से कम एक क्लियर वर्डिक्ट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में न हो, तो उनको पंजाब में वो ग्राउंड रिकैप्चर करने का मौका मिल जाएगा जो आम आदमी पार्टी ने उनसे छीना है वहां पे। तो ये आम आदमी पार्टी भी जानती है कि वो अगर यहां से गए तो फिर जिस मान साहब को लेकर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल घूमते रहते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता मान साहब पंजाब में कब तवज्जो देते हैं। हर बार हर समय तो वो जो है कि अरविंद केजरीवाल के साथ ही घूमते फिरते दिखाई देते हैं।
तो पंजाब बहुत बड़ा मुद्दा है आम आदमी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। तो इसलिए वो भी बहुत ताकत से इसको ये चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके लिए जो है कि और हर तक मुझे लगता है, देखिए जो आप लोग बात कर रहे थे और लक्ष्मण जी ने भी कहा, तो मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी तो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी की इनफैक्ट जो नाल है वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है और आरएसएस के साथ, अगर हम कहें, क्योंकि वहीं से उभरी हुई पार्टी है। उसने भी अन्ना आंदोलन को देखा, उसके रहे, हम लोग देखते थे, उसको कवर भी करते थे और हम उन मीटिंग के भी साक्षी रहे हैं जहां आरएसएस और भाजपा के नेता आडवाणी साहब हो, राजनाथ सिंह जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब एक साथ बैठ के चिंतन मनन और स्ट्रेटजी बनाया करते थे उसमें। तो पूरा इनका तो कांटेक्ट वहां से सीधे है। और बहुत सी चीजों में लगता है कि एक ये जो है कि आपसी लड़ाई करे, कि दोनों का इंटरेस्ट है। और मुझे एक तरह से लगता है कि भाजपा कहती तो है कि हम आना चाहते हैं, लेकिन वो जब वो देखती है कि शायद वो नहीं आ पाएगी, तो वो अपनी लड़ाई भी थोड़ी कमजोर कर देती है, ताकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में बने रहे, ताकि कांग्रेस को कोई स्पेस न मिल पाए। असली जो लड़ाई है भाजपा की, वो कांग्रेस को लेके है। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है ये आपसी भिड़ंत होती रहती है इन दोनों की, ताकि दोनों बने रहें। और भाजपा चाहती है कि अरविंद केजरीवाल अगर बने रहेंगे, जिन्होंने कांग्रेस का वोट खाया है, क्योंकि भाजपा का अपना वोट जो है मोटा मोटी जो है 34-35% जो है वो इंटैक्ट है, रहता है। जो खाया वो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बर्बादी करी। तो ये भाजपा के भी इंटरेस्ट में है कांग्रेस को दूर रखने के लिए कि आम आदमी पार्टी बनी रहे। इसलिए वो भिड़ने का एक मुझे लगता है नाटक ज्यादा करती है। जिस तरह से उन्होंने और सारे तो अधिकार, देखिए अब दिल्ली राज्य में बचा भी क्या, अगर आप देखें दिल्ली राज्य की लड़ाई जो है अपने अपने जो है वर्चस्व की लड़ाई है सिर्फ, क्योंकि कुछ है नहीं, बचा नहीं है, सारा तो एलजी के अधिकार है। इनफैक्ट भाजपा की केंद्र सरकार ही दिल्ली चला रही है, आप एक तरह से कहिए एलजी के थ्रू। तो ये तमाम बहुत से पहलू इसके हैं। तो मुझे लगता है ये लड़ाई जो है कि अपने अपने वर्चस्व को बचाने की है और कांग्रेस को दूर रखने की है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है यहाँ पे। तो कांग्रेस अगर नहीं करती है या ऑर्गेनाइज्ड वे में सोच समझ के कुछ चीजें, कम से कम अपना वोट फीसदी अगर 17-18% नहीं कर लेती है, तब तक इसके लिए अपने को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, मुझे लगता है। और यही कांग्रेस को इस बात को समझना होगा। पार्टियों के लिए उतना संकट नहीं है जितना कि कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस अगर तीसरी बार भी मान लो आप 5 से 6% पे रह गई, तो आप समझ लीजिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि बहुत मुश्किल होगी। और उसके लिए दिल्ली में फिर दोबारा आ पाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। और ये दो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत थी कांग्रेस, पंजाब और इसके साथ साथ दिल्ली, ये दोनों ही राज्य आम आदमी पार्टी ने उससे छीन लिए हैं। और पंजाब भी उसके पास से चला गया है और सरकार उसने बनाई है पहली बार आम आदमी पार्टी ने, और पिछले 11 साल से तो दिल्ली की सत्ता पर है ही। तो इससे भी समझा जा सकता है कि जो स्टेट की लीडरशिप है वो क्यों आम आदमी पार्टी से एक तरह से खुंदस खाए हुए है, क्योंकि उनको लगता है कि जो राज्य उसके सबसे मजबूत हुआ करते थे वो उससे छिन गए। हालांकि खुद कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो चुनाव इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस लीडरशिप और खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उतरने से मैदान में कितना और इससे कांग्रेस को फायदा मिलता है और किसको नुकसान होता है, ये 8 तारीख को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।